Dear students, so today we will discuss question number 6, exercise 5.1, lines and angles, class 7 mathematics. Okay, in the previous video we already discussed some basic terms related with this exercise and first 5 question of this exercise, and in this video we will discuss the rest of the question of this exercise. Okay, so let's start the question number 6. But one things I want to tell you, if you want to understand very well all the questions, so you have to watch full video till the end. Okay, so if you watch full video, you will understand better. Okay, so let's start the question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. ये angle 1 and angle 2 are क्या है? Supplementary. Supplementary means एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? दो एंगल का सम 180 होता है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होगा. क्लियर? इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, क्लियर, यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री, सो देयर सम इज 180 डिग्री. लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, यानी एंगल 1 को हम कम करते हैं. व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 शो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री. यानी कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, बात समझ में आ गई, यानी कि अभी हमारा इस तरीके से, तो इस तरीके से कम करते जाते हैं, तो एंगल 2 में क्या चेंजेस होंगे, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 शुड रिमेन इन सप्लीमेंट्री, मतलब वो सप्लीमेंट्री में रहनी चाहिए. तो अगर मैं आपसे अगर बात करूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 है यहां पे, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री, सो देयर सम इज 180 डिग्री. अब अगर मैं इसको वैल्यू को कम करता हूं, है ना, इसको मैं क्या करता हूं? डिक्रीज करता हूं. क्लियर है? इसको मैं अगर डिक्रीज करूंगा तो हमारे पास एंगल 2 में क्या चेंजेस होंगे, लेकिन सम दोनों का 180 ही रहना है, सम चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि दे स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. मतलब अगर हमारी वैल्यू शुरुआत में सपोज मान लीजिए इनिशियली शुरुआत में एंगल 1 का वैल्यू है 100 डिग्री और एंगल 2 का वैल्यू है 80 डिग्री, तो दोनों को मिला के 180 हो गया. अब ये बोल रहे हैं कि एंगल 1 को डिक्रीज करना है, मैं इसको डिक्रीज करता हूं तो 100 की जगह पे अब मैं लिख देता हूं 80. ठीक है, डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? एंगल 1 जो है ना 80 की जगह मैं दूसरा लिख लेता हूं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. मैं लिख देता हूं इसको 90, यानी कि पहले 100 डिग्री था, फिर हमने इसको 90 डिग्री कर दिया. यानी क्यों कर दिया? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को डिक्रीज किया है. डिक्रीज का मतलब समझ में आ गया, हमने कम कर दिया. तो इसमें क्या चेंजेस होंगे? दोनों का सम तो 180 ही रहना है. तो अगर हमने 90 यहां पे लिया है, तो यहां पे हमें कितना लेना पड़ेगा कि जो है दोनों मिलके 180 ही रहे. तो यहां पे कितना लेना पड़ेगा आप समझ भी जाएंगे. तो यहां पे हमको जो है कितना लेना है, 90 डिग्री ही हम यहां लेते हैं, तो दोनों को मिलके 180 हो जाएगा. तो इसमें क्या चेंजेस हुए? हमने जब इसको डिक्रीज किया 10 डिग्री से, हमने इसको डिक्रीज किया था, ठीक है ना, 100 से 90 10 डिग्री डिक्रीज किया, तो इसमें क्या चेंजेस हुए बताइए. या 80 था तो ये 90 हो गया, मतलब क्या हुआ, ये 10 डिग्री इंक्रीज हो गया. अगर हम एंगल 1 में 10 डिग्री डिक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 10 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, और दोनों का सम जो है वो 180 ही रहेगा. अगर हम एंगल 1 को 20 डिग्री डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 20 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1, इफ वी डिक्रीज एंगल 1 देन एंगल 2 विल इंक्रीज इन द सेम मेजर. समझ गए? इन द सेम मेजर. सेम मेजर का मतलब जितना हम इसको कम करेंगे उतना ही ये बढ़ जाएगा. तो सिंपल सी बात है, इसको क्या लिख देंगे हम, इसके आंसर में क्या लिख देंगे, इफ वी डिक्रीज्ड एंगल 1 देन एंगल 2 will increase with the same measure. सेम मेजर का मतलब ये होता है कि जितना वैल्यू हम उसको कम करेंगे वो वैल्यू उतना
बढ़ जाएगा। यानी देखो क्या हो रहा है कि हम एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर। सेम मेजर समझ में आ गया? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोनों का हमारा जो है वो सम तो 180 ही रहेगा, है ना। जितना हम इसको कम करेंगे उतना वो बढ़ जाएगा, तभी तो 180 रहेगा दोनों। अगर हमने एंगल 1 को 100 की जगह मान लो 50 डिग्री ले लिया, है ना, तो उधर उसी हिसाब से 50 उसमें इंक्रीज हो जाएगा एंगल 2 में। दोनों को मिला के 180 रहना ही रहना है ना। क्वेश्चन में बोल ही रहे हैं कि स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। हम इन दोनों को प्लस कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन दोनों का सम 180 ही होना चाहिए। So this is the meaning of the questions. Okay, so in this way we can solve this questions. This is question number 7. In this one they ask, can two angle be supplementary if both of them are? यानी देखिए सप्लीमेंट्री होने के लिए हमारे पास दो एंगल का होना जरूरी है। यानी कि एक हमारा एंगल 1 होगा और एक एंगल हमारा 2 होगा। ठीक है, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो ये 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तभी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का सम जो है 180 के इक्वल होना चाहिए, तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा सप्लीमेंट्री की जो है टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या बोथ ऑफ देम आर, यानी कि दोनों एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2 अगर दोनों एक्यूट हैं तो क्या ये सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो अगर एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। अगर दोनों 90 से कम होंगे, 90 से कम का मतलब सपोज एंगल 1 का वैल्यू हो गया 89 डिग्री और एंगल 2 का वैल्यू हो गया 80 डिग्री, दोनों एक्यूट हो गए कि नहीं हो गए? है ना, 90 से छोटे लेना है हमें दोनों। तो क्या कर इन दोनों का सम होगा 0 + 9, 9 8 और 8 60। तो ये कितना हुआ 169। मतलब अगर हम दोनों एक्यूट एंगल ले लेंगे तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते अगर वो एक्यूट है तो। समझ गए? यानी कि दोनों एक्यूट अगर होंगे तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, बिकॉज दोनों का सम 180 नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट तो ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 90, मतलब 90 से बड़े। अगर हम 90 से बड़े लेते हैं तो देखिए जरा क्या होगा, है ना। 90 से अगर हम बड़े लेते हैं, एंगल 1 का वैल्यू हमने ले लिया 92 और एंगल 2 का वैल्यू ले लिया 95, दोनों को ऑब्ट्यूस हो गए कि नहीं हो गए? हमें 90 से बड़ा लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। अब ऐड करके चेक करते हैं तो ये कितना हो रहा है 7 और 9 9 जा 80। तो ये हो रहा है 180 डिग्री, 187 डिग्री, और हमको कितना चाहिए 180। अगर आप 91 91 भी लोगे तो भी ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर हम दोनों को ऑब्ट्यूस एंगल ले लेते हैं तब भी वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, बिकॉज देयर सम ग्रेटर देन 180। उनका सम हमेशा किससे बड़ा आएगा? 180 से बड़ा आएगा। तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हैं तो भी वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। क्लियर? समझ में आ गया? यानी कि दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हो, यानी कि मोर देन 90 डिग्री हो, तो ऐड करेंगे तो 180 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। दोनों एंगल एक्यूट है तो वो 180 से छोटे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो इसलिए वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है इक्वल टू 90 डिग्री। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। अब अगर दोनों का वैल्यू अपन ले लें, एंगल 1 का 90, एंगल 2 का वैल्यू भी 90, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 180 आ रहा है। तो ये पॉसिबल है, यानी कि दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों राइट एंगल होंगे तो वो सप्लीमेंट्री भी होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 90 होगा और सम को ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है। तो इस केस में ये पॉसिबल है ना, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल कह लो या फिर ये है राइट एंगल। अगर दोनों एंगल राइट एंगल हैं तो 180 आ जाएगा। तो एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री है, यानी कि बोथ आर राइट एंगल्स, देन they becomes a supplementary. Angle 1 and angle 2 are the 90 degrees, so they becomes a supplementary. तो इस केस में ये पॉसिबल
है और above 2 केसेस में पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल है वो ग्रेटर देन है 45 से बड़ा है, ठीक है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो हमें ये बताना है कि एक एंगल है, सपोज एंगल 1 जो है वो ग्रेटर देन है 45 से। ग्रेटर देन का मतलब कुछ भी बड़ा हो सकता है, 45 से जब बड़ा मतलब 46 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या 45 से बड़ा होगा कि इक्वल होगा कि छोटा होगा, वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए टू एंगल्स सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। मैं क्या करता हूं, लेट एंगल 1 इज, है ना, लेट एंगल 1 इज ग्रेटर देन 45 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज एंगल 2। मतलब हमने क्या किया है कि एंगल 1 जो है हमने 45 से बड़ा ले लिया है, ठीक है ना। एंगल 1 इज ग्रेटर देन 45, ध्यान देना। अब एंगल 1 45 से बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, और एंगल 1 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज एंगल 2। तो दोनों एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब होता है दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अब अगर हम जो है एंगल 1 का वैल्यू, इसका वैल्यू जो है 45 से बड़ा ले लें, यानी कि सपोज मान लो ये हमने ले लिया 46, ठीक है ना। तो एंगल 2 का वैल्यू क्या होगा कि दोनों जो है 90 डिग्री रहे। तो अब आप बताइए एंगल 2 कितना ले सकते हैं हम, हमको इसमें क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, तो हम इसमें 44 ऐड कर सकते हैं। देखो 4 और 6 प्लस 4 है ना, कितना हो जाएगा 0, यानी कि 10 के 0 कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9। तो इन दोनों का सम जो है वो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। यानी कि हमने अगर एंगल 1 जो है वो 45 से बड़ा लिया, तो एंगल 2 का वैल्यू जो है वो 45 से छोटा निकलेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 45 से बड़ा ले लेंगे इसको भी, तो ये 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो सब कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे नहीं, समझ में आ गई। तो हम और अगर 45 के इक्वल भी ले लेते हैं, है ना, अगर हम इक्वल भी लेते हैं तो यहाँ 45 रखेंगे तो ये 91 हो जाएगा, यानी कि फिर भी 90 से बड़ा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो ही नहीं सकते। तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए एक एंगल अगर हमने 45 से बड़ा लिया है, तो दूसरा एंगल 45 से छोटा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा कि इफ एंगल 1 इज ग्रेटर देन 45 देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज या शुड बी लेस देन 45, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, दैट इज, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल should be less than 45, वो 45 से छोटा ही होगा या होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। या विल बी 45 लेस देन 45। तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, लिख सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर एंगल 1 45 से बड़ा है तो एंगल 2 45 से छोटा आएगा। ये आपका मेन कंसेप्ट है, ताकि दोनों का सम 190 डिग्री रहे। Clear? This is the question number 9. It is also very easy questions. In the adjoining figure, you can see this figure. It is given in the diagrams textbook. So I draw here as it is. We have to give the answer of these 6 questions. Okay.
तो इस 6 क्वेश्चंस में अगर मैं आपको बात करूं तो वह सारी बेसिक चीजें उन्होंने पूछ ली है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं। एक तरह से डेफिनेशन नहीं पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये सारे कंसेप्ट को ही अपन से पूछ लिया है। तो हमें ध्यान रखना है सारी चीजें जो हमने प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए थे, सारे टाइप के एंगल्स, वो आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, है ना। आप अगर ध्यान नहीं रहेगा या आप अगर समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को, तो यहाँ पे आपको मुश्किल होने वाली है। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है क्या, एक तरह से ये पूछ रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट, तो अब आप याद करो कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो कोई भी एडजेसेंट एंगल कब होता है, जब उनका वर्टाइसेस कॉमन हो। तो देखो एंगल 1 कहां है, इधर, एंगल 2 कहां है, इधर, तो दोनों आजू बाजू में है ना, और ये कॉमन आर्म्स हो गई। और ये देखो एंगल 1 ये हो जाएगा, ये इसका वर्टाइसेस हो जाएगा, एंगल 2 का भी वर्टाइसेस ये हो जाएगा, तो कॉमन वर्टाइसेस हो गया, और ये दोनों आजू बाजू में, तो क्या हो जाएगा ये, यस, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, यानी कि यस ये इसका एडजेसेंट है। ठीक है, यानी कि दोनों एडजेसेंट हैं। इज ए एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, तो AOE जैसे मान लो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मैं इसको लिखता हूं इस तरीके से, ये एंगल 1 है, तो हम इसको सिंपली एंगल 1 भी लिख सकते हैं, और अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC, तो और हम इसको एंगल ABC भी लिख सकते हैं। मतलब कैसे, यानी जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, यानी कि B पॉइंट पर एंगल बन रहा है, तो वो लेटर जो है ना वो बीच में होना है, बाकी के जो आजू बाजू वाले जो लेटर हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। यानी कि इसको एंगल ABC और एंगल CBA कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर हमारा एंगल है वो लेटर बीच में रहना है। जैसे यहाँ पे B पॉइंट पर एंगल है, तो B देखेंगे दोनों को बीच में है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, हम इसमें यही यूज करने वाले। ठीक है, तो अब देखिए एंगल AOC, तो AOC का मतलब हो गया एंगल 1, क्लियर है। एडजेसेंट टू एंगल AOE, ये हो गया ये वाला, समझ गए। तो क्या देखिए एंगल 1 और ये पूरा एंगल, ये दोनों एडजेसेंट हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से देखे जाए तो एंगल 1 इज अ पार्ट ऑफ एंगल AOE, यानी कि AOC इज द पार्ट ऑफ AOE, यानी कि ये एंगल इसी पूरे एंगल में ही ये एंगल बिलोंग कर रहा है, मतलब उसी का पार्ट है। तो ये पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों क्लियरली आजू बाजू में होने चाहिए। समझ में आ गया, क्लियरली आजू बाजू में दोनों एंगल होने चाहिए, जैसे पिछले में एंगल 1 और एंगल 2 बताया था। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो इज AOC एडजेसेंट टू AOE, नो, ये एडजेसेंट नहीं है, क्लियर है। अब ध्यान दो, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर, तो COE कहां है, अब ध्यान देते हैं अपन उसको, COE, ठीक, COE, यानी कि हो गया हमारा ये, क्लियर। एंड EOD, यानी कि ये हो गया एंगल ये, तो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, दोनों एंगल का सम एक सीधा लाइन बनना चाहिए। तो देखो एंगल 2 और एंगल ये जो EOD, यानी कि COE और EOD, ये बिल्कुल पूरा एक सीधा लाइन बन रहा है ना, पूरा मिलाएंगे तो यानी कि लाइन बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया COE एंड EOD लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ गया, यानी देखेंगे तो दोनों को पूरा यूज करेंगे तो एक सीधा लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, दोनों पार्ट को अगर ऐड कर दें तो ये सीधा एक लाइन बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, ये पूरा एंगल हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, लाइन बन रहा है मतलब 180 डिग्री हो जाता है। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये डू COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर, यस, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आर BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का भी 180 होता है, यानी कि अगर उनको भी सप्लीमेंट्री कहें या लीनियर पेयर कहें तो काफी हद तक दोनों सेम है, यानी कि दोनों में जो लाइन सम है वो 180 होता है हमारा, है ना। तो BOD एंड DOA, तो दोनों देखें BOD का है, आप ध्यान देते हैं अपने इसमें BOD को, है ना, BOD
बीओडी कहाँ है देखते हैं, बीओडी यानी कि ये देखिए एंगल 4 है, ये है ना, एंगल 4 है ना। और डीओए, डीओए यानी कि एंगल 5 है। तो दोनों मिलकर लाइन, सीधा लाइन बनाना है, ये वाला, ये लाइन बन जाएगा पूरा। तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब भी 180 हो जाएगा, सीधा लाइन बनाना है मतलब 180 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, यस, एंगल बीओडी एंड डीओए आर सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री है ना, क्योंकि दोनों मिलकर पूरा लाइन बन गया ना, तो सप्लीमेंट्री हो गए। लीनियर पेयर भी कह सकते हो उनको, सप्लीमेंट्री भी कह सकते हो। दो एंगल का सम इस तरीके से आपका आ रहा है तो लीनियर पेयर भी है और सप्लीमेंट्री भी, दोनों है। Is angle 1 vertically opposite to angle 2, सॉरी एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट हैं। तो देखो एंगल 1 कहाँ है, ये, और एंगल 4 कहाँ है, ये। तो ये तो पूरा सीधा वर्टिकल अपोजिट ही है ना, ऐसे तो बनता है ना। तो यस, ये वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है। What is the vertically opposite of angle 5? एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट कहाँ है, तो एंगल 5 चेक कर लो कहाँ है, एंगल 5 इधर है ना, ये एंगल 5 है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, 2 + 3, है ना। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट ऑफ एंगल 5। तो वर्टिकल अपोजिट किसका हो जाएगा, एंगल 2 + एंगल 3, ये दोनों मिलके एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो ये पूरा बेसिक चीज है, अगर आप कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी चैप्टर का बेसिक अगर आप समझेंगे नहीं, बेसिक अगर याद नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल होने वाली है। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर, यानी कि इस डायग्राम में हमें ये बताना है कि कौन कौन से एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं और कौन कौन से एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर है। तो वर्टिकल अपोजिट के एंगल पता ही है आपको, यानी कि क्रॉस का निशान बनता है, एक्स बनता है। तो एक्स कहां पे बनेगा, उसके अपोजिट अपन वर्टिकल एंगल ले सकते हैं। तो देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये इसी से बनेंगे। तो क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और 4 वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। इधर ये 5 और ये पूरा एंगल होगा, यानी कि 2 + 3, ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 4, ये फर्स्ट आ गया, ठीक। सेकंड कौन सा है हमारा, एंगल 5 एंड एंगल 2 + एंगल 3, ये दोनों मिलके होगा, 2 + 3 मिलके होगा। अगर आप एंगल 5 और एंगल 3 कर देंगे गलत हो जाएगा, एंगल 5 और एंगल 2 लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज एंगल 5 देखेंगे तो ये पूरा एंगल है ना, और ये इधर ही पूरा, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर यहाँ पे इतना है तो ये पूरा ही माना जाएगा। अगर मान लो बीच में कोई लाइन गया है तो आप इतना नहीं ले सकते, पूरा ही लेना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से वर्टिकल अपोजिट बनते हैं, है ना। तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। लीनियर पेयर की बात करें तो सीधा लाइन बनना चाहिए, दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल भी, उनका सम 180 होना है, यानी कि सीधा लाइन बनना है, समझ गए। तो इसमें ध्यान दो, ये देखो एंगल 5 और एंगल 4 दोनों मिलकर सीधा लाइन बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये लीनियर पेयर बना है कि नहीं है, ठीक है ना। एंगल 4 एंड एंगल 5 मिलके ये सीधा लाइन बन जाएगा, है ना, ये दोनों मिलके, ठीक। और क्या है, 5 और 1 मिलके ये पूरा लाइन सीधा बन रहा है। तो हमारे पास एंगल 5 एंड एंगल 1 भी है, लीनियर पेयर ये भी है। और क्या है, और देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे 4 + 3 + 2 भी लिख सकते हैं अपन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 3 + एंगल 2, ये दोनों मिलके, है ना। 4 के साथ में इन दोनों ऐड करेंगे तो भी बनेगा। और ये भी कर सकते हैं 1 + 2 + 3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 + एंगल 3, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि तीनों को मिलके। देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, गलत नहीं होगा। इसी चीज को मैं आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल 1 + एंगल 2 एंड एंगल 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये भी दोनों को मतलब एक ही है, मतलब इन दोनों को मतलब क्या है, 1 2 3 का मतलब ये सीधा लाइन ही तो बन रहा है ना, ये पूरा, है ना, इसका मतलब तो यही है ना। तो आप कैसे भी लिख दो, या फिर ऐसा लिख दो 3 2 + 1 लिख दो, या फिर 1 2 + 3 लिख दो, एक ही बात है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ऐसा लिखाया है और आपने एग्जाम में ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है,
है ना। तो इसका भी मैं पॉसिबिलिटीज आपको बता देता हूं, है ना, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 और इसके साथ में एंगल 2 लिख देते हैं, तो ये भी ये इसी का है ना, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो जरूरी नहीं कितना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। नंबर 11, इन दिस फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये देखेंगे आप, एंगल 1 जो है यहाँ पे बन रहा है और एंगल 2 जो है वो यहाँ बन रहा है। क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? तो आप भी बता सकते हैं कि ये नहीं है, लेकिन हमें रीजन देना है ना। तो रीजन क्यों नहीं? तो एडजेसेंट एंगल कब होते हैं? एडजेसेंट एंगल आपके जो है कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब ये एंगल हो गया यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से होते हैं। यानी कि अगर ये एंगल 1 है और ये 2 है तो ये एडजेसेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनका ये जो है एंगल 1 का ये कॉमन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है और एंगल 2 में भी हो रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स होता है और ए का अंश कॉमन होती है, तो इस तरीके से एंगल जो है ना हमारे एडजेसेंट होते हैं। तो इसमें देखिए एंगल 1 का जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे है और एंगल 2 का वर्टेक्स है वो ये, तो ये कॉमन नहीं है, ये तो डिफरेंट हो गया ना, तो इसलिए ये दोनों क्या है, एडजेसेंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इसी चीज को हमें बताना है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट, है ना, एडजेसेंट because they do not have common vertex, है ना, उनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है। दिस मच आंसर ओनली, यानी कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है, बस इससे ज्यादा नहीं है। क्लियर है? 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में हमें x, y, z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत इजी है, हमारा बेसिक कंसेप्ट यूज करके ही हम इनको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं, तो x, y, z का वैल्यू ध्यान देंगे, तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ये देखेंगे ये सिर्फ क्रॉस लाइन है ना, इस तरीके से, तो ये जो x है और ये जो है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा सिंपली x पता चल गया यहां से, तो यहां पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। x इज इक्वल टू 55 क्योंकि दे एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो हमारे पास x मिल गया। अब आप देखेंगे तो यहां पे एक चीज ध्यान दो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो y प्लस 55 मिलके लीनियर पेयर हो जाएगा या सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि 180 हो जाएगा, सीधा लाइन बन रहा है ना, तो दोनों एंगल को मिलकर सीधा लाइन बन रहा है, तो वो सप्लीमेंट्री भी है या फिर ये कहो कि लीनियर पेयर भी है, कोई सा भी आप फंडा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों है ये? लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन है। ट्रांसपोज कर दो इसको, ट्रांसपोज तो आपको पता ही है, मैं आपको सिखाया हूं चैप्टर 4 में, है ना। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, सिंपली y इज इक्वल टू 180, ये उधर जाने से नेगेटिव हो जाएगा 55, तो y इज इक्वल टू 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 1, तो 125। तो एंगल y कितना आ गया? 125, ठीक है। एंगल x आपका ऑलरेडी आ गया है 55, एंगल y 125 आ गया। अब आपको निकालना है z, तो y और z देखो आप ध्यान से, ये फिर से वर्टिकल अपोजिट बन रहे हैं, y और z वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं है, है ना। तो ये आप लिख देंगे therefore, है ना, therefore y is equals to z वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, y और z बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, z का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो y का वैल्यू है z हो जाएगा, तो दैट इज z इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास x, y और z के वैल्यू आ गए, है ना। तो बस आपको अगर पता है कि कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है तो आप आसानी से
बना सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें भी कुछ इसी टाइप से लगेंगे कंसेप्ट, है ना। तो आपको इसमें एक्स वाई जेड निकालना है। देखिए सबसे पहले मैं जेड निकाल देता हूं। आप ध्यान देंगे ये लाइन और ये लाइन मिलके, है ना, क्रॉस हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। तो यानी जेड का वैल्यू कितना हो गया 40। तो सबसे पहले मैं जेड लिख देता हूं, है ना। जेड इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको जेड पता चल गया, है ना। अब y और z मिलकर सीधे स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, या फिर 40 और y मिलकर सीधे स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। तो यहाँ लीनियर पेयर बना देते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये देखो ये पूरा सीधा लाइन बन रहा है ना, इसको मिला के और इसको मिला के, है ना। तो ये पूरा लाइन बन जाएगा। तो क्या हो गया ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 40 को ट्रांसपोज कर दो उधर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40। तो y का वैल्यू कितना आ गया 140 डिग्री। ये हमारे पास y आ गया, है ना। y का वैल्यू 140 डिग्री और z का वैल्यू 40 डिग्री। अब बचा है x। तो अब x ध्यान देंगे, कई बार के स्टूडेंट अब यहाँ पे पता है क्या कर देता है, x और y वर्टिकली अपोजिट लेके y का वैल्यू x का वैल्यू 140, गलत हो जाएगा। x और y वर्टिकली अपोजिट नहीं है, ध्यान देना है। देखो y पूरा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट पूरा एंगल होगा, है ना, ये, जबकि x इतना है, तो वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे, ध्यान देना। वर्टिकली अपोजिट क्या होंगे, इन दोनों को मिला देंगे, वो y का वर्टिकल अपोजिट होगा, तो आप सही कर सकते हो। अदरवाइज x और y वर्टिकल ले लिए, गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक होता है। बहुत सारे स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2-3 कंसेप्ट है, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एक कंसेप्ट ये है कि ये 40 और ये x और ये 25 मिलके ये पूरा लाइन बन रहा है, तो इनको 180 ले लेंगे, है ना। या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है, तो कई सारे कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं आपको, है ना, ये ले लेता हूं ऊपर वाला। ठीक है, नाउ तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस 25 मिलके 180 हो जा रहा है लीनियर पेयर। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। अब x का तो 40 और 25 हो जाएगा 65 प्लस x इज इक्वल टू 180। 65 को ट्रांसपोज कर देंगे, है ना, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 65। 180 माइनस 65, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो x का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, 10 में से 5 जाएगा 5, यह बचेगा 7, 7 में से 1 6 जाएगा तो 1, और यहाँ पे ये 1, कितना बचा 115। तो x का वैल्यू आ गया आपका 115। तो इस तरीके से आपके इन दोनों क्वेश्चन में x y z आपको फाइंड आउट हो गए। आपको ध्यान देना है, ये इस सारे क्वेश्चंस आप और भी कंसेप्ट यूज करके बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे शुरुआत किया आप वैसे ही करो। आप चाहो पहले x का वैल्यू निकाल लो, y पहले निकाल लो, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है ना। तो कुल मिला के ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिस फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उनका सम करता है 90 डिग्री होता है। देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, और फिर तो 90 डिग्री होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री, तो उनका जो सम है कितना आता है 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज ऑफ कोर्स 180 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें तो मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, है ना, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, अगर दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, लीनियर पेयर का मतलब वो सीधे हैं, तो वो एंगल्स कैसे हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे ना। जैसे इस तरीके से ध्यान दो, यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ये है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का मतलब देखो सीधा लाइन है कि नहीं है, ठीक, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होगा कि नहीं होगा, तो 180 है मतलब एंगल 1 और 2 क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए कि नहीं हो गए, तो क्या हो जाएगा, टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से
ये हमारा इसका रहेगा सप्लीमेंट्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट मतलब आजू बाजू में होते हैं, तो अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दे फॉर्म ए, तो वो फॉर्म क्या करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, है ना। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 हो रहा है, तो जैसे अभी डायग्राम बनाया था अपन रिसेंटली, तो क्या हो जाएगा वहां पे, है ना, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या बनाएंगे वो, लीनियर पेयर। ठीक, दिस इज लीनियर पेयर है, डोंट कंफ्यूज, ये लीनियर पेयर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से, मान लो, है ना, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर दिए, है ना, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इक्वल्स, ठीक। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जैसे वही मान लो, है ना, एंड वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर, मतलब अगर देखो, जिसमें ध्यान दो आप डायग्राम में, ये पेयर आपको दिख रहा होगा, ये एक्यूट है, 90 से छोटा है कि नहीं है, तो ये वर्टिकल पेयर जो है ना वो एक्यूट है, तो ये वाला कैसा जा रहा है, 90 से बड़ा हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल्स आर ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे फिलअप कंप्लीट हो गए हैं, है ना, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, विद दिस क्वेश्चन आवर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चंस है ना। इन द फॉलोइंग फिगर, सॉरी, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वैल्यूज हैं, एंगल्स हैं, इनके हमें नाम बताना है इसमें, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है 90 से बड़ा, तो ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ जो 90 से बड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट होंगे, लेकिन ये एक्यूट एंगल्स है, समझ गया। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास हो जाएगा ये वाला और ये वाला, यानी कि BOC एंड AOD, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस वर्टिकल अपोजिट बोले ना, तो इसमें हो जाएगा एंगल BOC एंड एंगल AOD, क्लियर। अब सेकंड, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट होने चाहिए मतलब आजू बाजू में होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उनका वैल्यू 90 होना है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, तो वैल्यू 90 होना है दोनों का और एडजेसेंट होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से डायग्राम में, डायग्राम्स में ठीक, तो 90 डिग्री ध्यान दो कहां पे, पहले तो 90 डिग्री तो हमारे पास एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है 90, तो एडजेसेंट कहां है, इधर तो एडजेसेंट बनेगा नहीं, तो एडजेसेंट ये हो जाएगा, यानी एक एंगल ये हो गया और एक ये, तो क्या क्या हो गया, AOB एंड AOE, तो इसका हो जाएगा एंगल AOB एंड एंगल AOE, तो दोनों का सम देखेंगे 90 भी हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 है ना, ये एंगल हमारा पूरा 90 है, तो दोनों को प्लस करने से 90 मिल रहा है और दोनों आजू बाजू में है, एडजेसेंट, ठीक। इक्वल सप्लीमेंट्री, इक्वल सप्लीमेंट्री का मतलब है ऐसे दो एंगल जिनके वैल्यू बराबर हो और सम जो है वो 180 होना है। तो आप ध्यान देंगे अगर, तो ये एंगल 90 और ये भी 90, इसके अलावा तो और कहीं बनेगा नहीं, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, क्योंकि नीचे देखेंगे तो वो कम ज्यादा हो रहा है और भी कहीं देखेंगे तो वो प्लस माइनस हो रहा है। इक्वल बोले ना, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों का वैल्यू 90 90 होगा तभी होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे, नहीं क्या हो जाएगा, BOE और DOE, तो इसमें हो जाएगा एंगल BOE एंड एंगल DOE, क्लियर। नेक्स्ट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री, इसमें आप बता सकते हो कोई से भी, क्योंकि ये अनइक्वल है और सप्लीमेंट्री बताना है आपको, है ना। तो देखो इसमें मैं बहुत सारे बन जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको
ठीक। अनइक्वल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री के लिए देखो, एक तो हमारे पास ए भी हो जाएगा, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, दोनों मिलकर लाइन बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या लिखते हैं हम इसको, एंगल AOB एंड एंगल BOC, एंगल BOC, एक तो ये बन गया, ठीक है, और इधर भी बन रहा है, देखो ध्यान देंगे अगर हम, है ना, ये एंगल बन रहा है और ये भी बन रहा है, BOC और COD ये भी बन रहा है, तो एंगल BOC एंड एंगल COD ये भी बन रहा है, ठीक। और इसके अलावा, है ना, सप्लीमेंट्री है और अनइक्वल है ना, इसके अलावा ध्यान देंगे अगर हम, तो ऊपर भी बन रहा है ये वाला, ये AOB ले लो और ये पूरा ले लो, AOD, BOA और AOD, तो ये भी है एंगल BOA एंड एंगल AOD, ठीक है ना, ये बन रहा है। और क्या बन रहा है, इसके अलावा और भी बन रहा है हमारे पास, ये एंगल ले लो आप, ये ले लो और ये ले लो, तो ये भी बन जाएगा, तो AOE और EOC, तो ये एंगल AOE एंड एंगल EOC, और भी हो सकता है, आप चेक कर लेंगे बन जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत सारा है, क्योंकि अनइक्वल सप्लीमेंट्री बोले ना, मतलब सब 180 होना है, सीधा लाइन बनना है और बराबर नहीं होना है। तो देखेंगे अब इन सब में लाइन बन रहा है और बराबर एंगल्स नहीं है। लास्ट वाला, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल बताओ जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर का मतलब है 180 नहीं बनाना है, लेकिन एडजेसेंट होना है ना। तो इसको भी अपन कर लेते हैं। देखो एडजेसेंट में एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये दोनों 180 नहीं बनेगा, एडजेसेंट भी है, AOE और EOD। तो मैं इसके लिए यहां नीचे लिख देता हूं एंगल, है ना, एंगल AOE एंड एंगल EOD, एडजेसेंट है और लीनियर पेयर नहीं बनेगा क्योंकि सीधा लाइन नहीं बन रहा है ना। इसके अलावा ये भी है, ये भी है, ये दोनों मिलके भी है ना, एडजेसेंट है और लीनियर पेयर भी नहीं बन रहा है। तो क्या हो गया ये AOB और AOE, तो एंगल AOE एंड एंगल AOB, स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा। और कौन सा हो सकता है एडजेसेंट, ये भी हो सकते हैं हमारे, ये वाला और ये दोनों मिलके भी हो सकते हैं, इसमें भी देखो सीधा लाइन नहीं बनेगा। तो EOD और COD, तो क्या हो रहा है, एंगल EOD एंड एंगल COD, ठीक, ये हमारे पास बन गए। इसके अलावा और एंगल नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एंगल्स हमने बना दिए हैं। आप अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप दो बार देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आप एंगल्स समझ में आ गए कि कौन सा एंगल कैसे लिख रहे हैं और लीनियर पेयर क्या होते हैं, एडजेसेंट क्या होते हैं, तो आसानी से ये क्वेश्चन आप अपने से भी सेल्फ प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं फिर से कहूंगा आपको, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो भी देखें अच्छे से, पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चन हमेशा समझ में आएंगे। अगर आप आधा दूरे वीडियोस देखेंगे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज जो है 5.1 फिनिश हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, कमेंट में हम आपको रिप्लाई देंगे। हम आपको किसी भी तरीके से, कोई भी दूसरा तरीका से हम आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया है, टीचिंग स्टाइल पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।